तिसऱ्या बाल साहित्य परिषदेन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज परिषदेचो दुसरो दीस. काल परिषदेन भुरग्यांक वाचनाची गोडी लावन वाचनालयां सक्रिय करप आनी कथाकथन आनी बाल साहित्यातले नवे कल ह्या विशयांचेर मानेस्तांनी आपली मतां मांडली. तशेंच बाल साहित्याचे उत्कृश्ट सादरीकरण हांगा जालें. आज 3 सत्रां जातली. पयलें सत्र बाल साहित्य कशें आसचें, दुसरें सत्र बाल नाट्य कित्याक म्हत्वाचें आनी तिसरें सत्र बाल संगीत ह्या विशयाचेर जातलें. ते उपरांत समारोप सुवाळो जातलो. बाल साहित्य कैसा होना चाहिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रख्यात बाल साहित्यकार सुशील शुक्ल जी और प्रभात जी उपस्थित हैं. मैं कोंकणी भाषा मंडल के उपाध्यक्ष रत्नमाला देवकर इनसे अनुरोध करती हूँ हमारे अतिथियों को मंच पर सादर ले आए. और सुशील जी. शुक्रिया रत्नमाला जी. दोनों अतिथियों का आपसे परिचय करा देती हूँ. सुशील शुक्ल जी हिंदी के जाने माने कवि और बाल साहित्यकार हैं. उन्होंने बहुत सारी कहानियां बच्चों के लिए लिखी है. वे बाल साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. वे भोपाल के इकतारा संस्था के निदेशक हैं. साइकिल और प्लूटो इन पत्रिकाओं के वे संपादक हैं. बाल साहित्य पर शिक्षक और लेखक प्रशिक्षण कार्यशालाओं में लंबे समय से वे काम कर रहे हैं. कोंकणी भाषा मंडल के कार्यशालाओं में उनका प्रमुख योगदान रहा है. हमारे दूसरे अतिथि हैं प्रभात जी. प्रभात जी प्रख्यात लेखक और कवि है. उन्होंने बच्चों के लिए अनेक किताबें लिखी है. शिक्षक प्रशिक्षण, बाल साहित्य लेखन इन विषयों पर उन्होंने कई सारे कार्यशाला ली है. प्राथमिक शिक्षण का पाठ्यक्रम रचने के काम में भी वे सक्रिय रहे हैं. बाल साहित्य और पाठ्य पुस्तक विषय पर विभिन्न समितियों में उन्होंने योगदान दिया है. अवधी, छत्तीसगढ़ी इन भाषाओं में उन्होंने बच्चों के लिए लोक साहित्य की 20 पुस्तकों का संपादन किया है. टाटा ट्रस्ट के पराग पहल के लाइब्रेरी एजुकेटर्स कोर्स के वे फैकल्टी हैं. दोनों अतिथियों का बाल साहित्य परिषद में स्वागत है. इस सत्र में दोनों अतिथि अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे. उसके बाद आप अतिथियों से सवाल कर सकते हैं. दोनों अतिथियों से अनुरोध है वे अपने विचार प्रस्तुत करें. ये कितनी ही बार कहें तो लगता है कम कहा है कि कोंकणी भाषा मंडल और रविंद्र भवन एक ऐसे इलाके में और एक ऐसे विषय पर इतनी गंभीरता से काम कर रहे हैं, उसको मंच दे रहे हैं. हमारे देश में कभी कभार ऐसा हुआ, एक छोटे छोटे पॉकेट्स में, बांग्ला में, तमिल में, मलयालम में, हिंदी में बहुत छोटा सा हिस्सा, जबकि बच्चों के साहित्य पर बहुत ध्यान दिया गया. और उस्ताद लोगों ने, सत्यजीत राय, उससे पहले सुकुमार रे, उपेंद्र किशोर चौधरी, बांग्ला में एक लंबी परंपरा है, हिंदी में, तमिल में पुरानी परंपराएं हैं. सर्वेश्वर जी हिंदी में बड़े एक छोटा सा पीरियड था जब बड़ा कमाल उन्होंने किया. तो आप सबका शुक्रिया. और मैं और प्रभात हम दोनों बच्चों के साहित्य पर आपस में बातचीत करेंगे और बाद में आप भी शरीक होइएगा इसमें. तो अच्छे बाल साहित्य की बात करें तो मुझे लग रहा है सबसे पहले रचनाएं ही कुछ सुनानी जानी चाहिए. तो रचना ही कुछ सुनाते हैं पहले, और फिर उनके आधार पर हम बातचीत करेंगे कि वो रचनाएं क्यों अच्छी हैं. तो मैं एक कहानी से शुरुआत करते हैं. 2 छोटी छोटी कहानियाँ असल में मैं आपको सुनाऊंगा. एक ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई है. ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय ने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ लिखा है और बड़ों के लिए उनका वार एंड पीस जो है दुनिया का महानतम उपन्यास कहा जाता है. तो उनकी एक कहानी है गुठली. इस कहानी में होता यह है कि एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है पेत्या. एक दिन पेत्या के पापा बाजार से कुछ आलू बुखारे लेकर आते हैं और उन आलू बुखारों को लाके पेत्या की मम्मी को दे देते हैं. पेत्या की मम्मी उनको टोकरी में रखकर ऊंचे
टांड पे अलमारी पे रख देती। तो जैसे ही आलू बुखारे घर में आए, पेत्या का मन डोलने लगा कि कैसे मतलब अब आलू बुखारों को खा लिया जाए। लेकिन मम्मी ने आलू बुखारे ऊपर रख दिए थे, तो उसने देखा कि मम्मी कुछ काम में इधर उधर लगी हुई है, तो वो एक स्टूल लाया, स्टूल को लाके उसने रखा और उस पर चढ़ करके एक आलू बुखारा लेकर के और खा लिया और स्टूल को वापस में रख दिया। शाम को सब लोग खाने की टेबल पर बैठे। जब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे तो पेत्या के और भाई बहन भी थे। पेत्या की माँ थी, पापा थे। पेत्या की माँ ने गिना कि एक आलू बुखारा कम है, तो पूछा कि इसमें टोकरी में एक आलू बुखारा कम है, किसने खाया? कोई नहीं बोला और किसी ने तो खाया ही नहीं था। पेत्या ने खाया था तो वो भी चुप रहा। तो पेत्या के पापा बोले कि जो भी है, जिसने भी खा लिया हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गुठली भी साथ में खाली होगी तो वो आज रात को मर जाएगा। तो पेत्या ने जैसे ये सुना तुरंत बोला कि गुठली तो मैंने खिड़की से फेंक दी थी। तो जैसे आप लोग हंसने लगे, ऐसे ही उस टेबल पर भी सब लोग हंसने लगे, लेकिन पेत्या जो है वो धार धार रोने लगा। तो ये एक छोटी सी कहानी थी गुठली। तो मैं कुछ एक कविताएं, छोटी छोटी 2-3 कविताएं, एक तो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए और सूफी मुस्तफ़ा तबस्सुम पाकिस्तान के बहुत बड़े कवि हैं। हालांकि ये बीच में पाकिस्तान के यहाँ अटकता है, कवि हैं बहुत बड़े और हमारी साझी दुनिया के कवि हैं। उन्होंने शायद ये जो 2 देशों में जो खटपट चलती रहती है उसके लिए सबसे छोटे बच्चों के लिए, और मुझे बार बार लगता है कि सबसे छोटे बच्चों के पास जाना सबसे अच्छा होता है, और हम बहुत सारे सबसे छोटे बच्चों के पास नहीं जा पाए, इसलिए शायद दुनिया थोड़े स्याह जगह बची हैं। तो उन्होंने लिखा, एक था तीतर एक बटेर, एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई भूख, एक की चोंच और एक की भूख। एक अभी अभी ताज़ी कविता आपको सुनाता हूँ जो इस बात के लिए भी हम आगे इस पर बात करेंगे कि कैसे अच्छी कविताओं में कौन सी कसौटियाँ आपको होती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको किसी कविता को अच्छी कविता बना देती हैं। तो उनमें से एक सरलता भी है जो हम आगे तफसील से बात करेंगे। लेकिन एक कविता है, झंडा ही तो है। मेरी नानी अब्दुल की नानी, नानी ही तो है। मेरी नानी अब्दुल की नानी, नानी ही तो है। भारत का पानी पाकिस्तान का पानी, पानी ही तो है। मुर्गी का अंडा और बतख का अंडा, अंडा ही तो है। और भारत का झंडा और बांग्लादेश का झंडा, झंडा ही तो है। और एक और इसी सिलसिले में एक कविता है जो सबके लिए है। मतलब बच्चों का साहित्य जब सबके लिए हो जाए तब वो सचमुच में मतलब कमाल करता है। ये कविता है जहां गए सपने में, जो सबसे पहली कविता तो सूफी तबस्सुम का मैंने बताया। दूसरी कविता मनोज कुमार झा की है, बिहार में रहते हैं। जो ये कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ विनोद कुमार शुक्ल की है, हिंदी के बड़े कवि हैं। जहां गए सपने में वहीं जाग कर रह गए, जहां गए सपने में वहीं जाग कर रह गए कि अरे कहां आ गए। घर में फिर जागने क्या करना होगा, घर लौटने का फिर सपना देखना होगा। सपने के रास्ते गए, सपने के रास्ते लौटे, और लौटने में हुई देर तो सुबह देर तक सोए। तो मतलब एक और कहानी सुनते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे। हाँ, तो दूसरी जो कहानी है वो भी
लियो टॉल्स्टॉय की है और इस कहानी का नाम है खुमिया। खुमिया खाने की कोई चीज़ हुआ करती है, मैं भी नहीं जानता कि क्या होती है, पर ये मालूम है कि कहाँ खाने की कोई चीज़ है, मशरूम। अच्छा। तो एक सुबह का वक्त था, एक परिवार में 2 बच्चियाँ थीं। एक की उम्र 6-7 साल के आसपास थी और दूसरी की उम्र 8-9 साल के आसपास। दोनों बहनों को माँ ने कहा कि तुम जाओ, जंगल में जाओ और खुमिया बीन कर लाओ। दोनों बहनें अपने अपने स्कार्फ बांध करके और रास्ते में चली, आपस में बातचीत करती हुई धीरे धीरे वो जंगल में पहुंच गई। जंगल के दृश्य देखती हुई, वहाँ के झरने, वहाँ की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब देखती हुई, सुनहरी घासों की जगहें, ये सब चीज़ें देखती हुई वो जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंची तो वहाँ उन्हें जल्दी ही खुमिया मिल गई और दोनों बहनों ने खुमिया बटोरी और खुमिया बटोर करके ढेरी लगा ली। जब देखा कि हाँ पर्याप्त खुमिया हो गई है, तो उन्होंने अपने अपने स्कार्फ जमीन पर बिछाए और वो जो बटोरी हुई ढेरियाँ थी वो स्कार्फ पर रखी और पोटली बांधी। दोनों के पास 2 छोटी छोटी पोटली हो गई। दोनों बहनें उन दोनों पोटलियों को लेकर के वापस जंगल से घर की ओर रवाना हुई। जब वो घर की तरफ आ रही थी, अपनी पोटलियों को हिलाती डुलाती झुमाती हुई, रास्ते में एक ट्रेन का ट्रैक पड़ता था और इस बार उनका ध्यान उस ट्रैक पर विशेष रूप से गया क्योंकि रेलगाड़ी आ रही थी, धुआं उड़ाती हुई, सीटी बजाती हुई। बहनों ने देखा कि रेल अभी है इतना दूर कि वो पटरियां पार कर सकती है, तो थोड़ा तेज चल के पटरियों तक आ गई, लेकिन रेल भी दौड़ती हुई बहुत उनके नजदीक आ गई। तो बड़ी बहन जो है, देखा कि अभी रेल थोड़ा है दूर, तो कूद करके पटरियों की उस तरफ चली गई। छोटी बहन इधर ही रह गई। रेल का शोर जो है काफी बढ़ गया, तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि तुम उधर ही रुको। रेल के शोर में छोटी बहन ने समझा, बड़ी बहन कह रही कि जल्दी से आ जा, तो जल्दी से आने की कोशिश करने लगी और उस जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में पटरियों के बीच में उसकी खुमिया की पोटली खुल करके बिखर गई। बड़ी बहन ने कहा कि इसको छोड़ दो और तुम आ जाओ। छोटी बहन ने समझा, बड़ी बहन कह रही है कि इसको फटाफट बीन के पोटली बांधो और जल्दी से आओ, तो वो उनको बीन लिया और इतने में रेल आ गई। धड़धड़ाती हुई रेल गुजर गई। बड़ी बहन ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए, चेहरे को ढक लिया। इस सामने का दृश्य उससे देखा नहीं जाएगा। और उसने सुना कि रेल बहुत दूर जा चुकी है, उसकी आवाज़ आना बंद हो चुकी है। चाहे कितना ही कुछ हो जाए जीवन में, हमें लौटना होता है। छोटी बड़ी बहन ने अपने दोनों हाथ चेहरे से हटाए और देखा, तो उसने पाया कि छोटी बहन खुमियाओं को बीन बीन कर पोटली में रख रही है और पोटली बांधकर
बड़ी बहन के पास आ गई है और फिर दोनों बहनें बातचीत करती हुई, अपनी पोटलियों को हिलाती डुलाती झुमाती हुई घर आ गई। तो अगर हमने अभी देखा, मतलब कुछ कविताएं सुनी, कुछ कहानियां सुनाई, और तो एक अच्छी कविता में और एक अच्छी कहानी में मतलब क्या हम कैसे इसकी पड़ताल करेंगे, क्या क्या है, कैसे बताएं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हाँ अब ये अच्छी कविता मतलब ये 5-7 चीज़ें उसमें होंगी। तो हाँ, वैसे तो देखिए कि मुझे जो लगता है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लंबा आपका काम है, पर मुझे जो लगता है वो ये कि हम भले ही बच्चों के लिए लिख रहे हों, ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी लिखने लगें। असल में जो अर्ज बड़ों के साहित्य के लिए है वही अर्ज बच्चों के साहित्य के लिए है। कुछ लोग इसको सरलीकरण कर लेते हैं कि हाँ ये तो बच्चों के लिए है, आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी उपदेश दे दो, कुछ भी शिक्षा की बात कर लो, इस तरह की बातें की जाने लगती है। लेकिन वो तमाम रचनाएं जिनमें उपदेश की बात होती है, सीख की बात होती है, या राष्ट्र प्रेम की बात होती है, या ईश्वर की भक्ति की बात होती है, प्रार्थना की बात होती है, उन तमाम रचनाओं से बच्चे जुड़ ही नहीं पाते। बच्चे उन्हीं रचनाओं से जुड़ पाते हैं जहां उनको लगता है कि जीवन के बारे में कुछ कहा गया है, जीवन की किसी मार्मिक प्रसंग की अभिव्यक्ति हुई है। वो ऐसा कहते नहीं, लेकिन वो ऐसा समझते हैं, वो जानते हैं, और तभी उनको वो रचनाएं अच्छी लगती है जिनमें जिंदगी का कोई अनुभव या जो एक बच्चों का स्वभाव होता है कि खिलंदड़ापन, खेल की भावना, कुछ खेल हो, कुछ फन हो, तो वो भी बच्चों को बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जा सकते, रचना के कोई नियम नहीं होते। जिंदगी उसमें किस तरह से आती है और किस तरह से अभिव्यक्त होती है और वो किस तरह से किसी हर एक को अलग अलग तरीके से छूती है, वो अलग अलग बात है। तो एक चीज़ आपने देखी होगी शायद कि एक दफ़े हम एक कलेक्शन बना रहे थे चकमक में, लगभग 15-20 सालों में आई रचनाओं को, कविताओं का एक कलेक्शन बना रहे थे। तो जब हमने कलेक्शन के लिए जो कुछ रचनाएं, क्योंकि सारी रचनाएं तो आप अच्छी होते हुए भी पत्रिका में नहीं ले सकते, उसकी हद होती है 4 रचनाएं लोगे, 5 लोगे, लेकिन कविताएं तो पता चल रहा है 200 आ गई हर महीने में। तो हमने सोचा एक बार चलो रिविजिट करते हैं, सारी कविताओं को देखते हैं जो ठीक ठाक लगती हैं। तो उसमें से 80-85% 85% के आसपास रचनाएं मौसमों पर थी, बारिश पर, गर्मियों पर, सर्दियों पर। और तब से मतलब ये सबसे प्रिय विषय, तो हम लोगों को लगता था ये सबसे प्रिय विषय कैसे हुआ बच्चों की रचनाओं का। और उसमें एक चीज़ और दिखी, क्योंकि सारी रचनाएं जब हमने देखी तो लगा कि सर्दी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, बारिश आई, बारिश आई, इसी मुहावरे में थी। और काफ़ी सारी रचनाओं में ये बात थी कि अगर उनमें सर्दी आई की जगह कुछ भी आई कर दो तो एक तरह का ही अर्थ बनता है, यानी एक ढांचा है, उसमें आप फिट कर देते हैं। फिर हमको याद आई सफदर की, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने एक कविता लिखी है, आती सर्दी के दिन। हमें दूसरी कोई कविता याद नहीं है जिसमें कि आती सर्दी के दिन की भी कोई कविता लिख सकता है। या मतलब सर्दी ने क्या है, सर्दी ने ऐसी हद कर दी कि अंडे की जम जाए जल्दी, है ना, सर्दी इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जल्दी। आपकी इस बात से मुझे भी एक बात याद आई कि कैसे मतलब ये फार्मूला, कविताओं को बनाने का फार्मूला कैसे काम करने लगता है। मैं एक शिक्षक के तौर पे एक NGO में कुछ समय मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो वहाँ हम कविताएं रचने का भी काम करवाया करते थे कि कैसे वो लिखें। तो हमने कुछ समय काम किया तो मैंने देखा कि एक बच्ची ने बड़ी जल्दी पैटर्न को पकड़ लिया है कि कविताएं कैसे लिखते हैं। तो एक ही पीरियड में, एक ही कालांश में वो 23 कविताएं लिख के मेरे पास आ गई और बोली कि सर ये मैंने ये कविताएं लिख दी, देखिए। तो मैंने वो कविताएं पढ़ी, कविताएं टमाटर पे थी, एक कविता टमाटर पे थी,
टमाटर हूँ, मैं टमाटर हूँ, लाल रंग का होता हूँ, मुझे काट काट के खाते हैं, मुझे नमक डाल के खाते हैं। एक कविता खत्म। दूसरा, मिर्ची हूँ, मैं मिर्ची हूँ, खाने में तीखी लगती हूँ, मैं हरे रंग की होती हूँ, मैं लाल रंग की भी होती हूँ। दूसरी कविता खत्म। पंखा हूँ, मैं पंखा हूँ, 3 पंखुड़ियों वाला होता हूँ, छत पे लटका रहता हूँ, ठंडी हवा देता हूँ। तीसरी कविता खत्म। उस बच्चे को समझ में आ गया कि ये कविता है, ऐसे ही सिखाई जाती है। तो कविताओं में इस तरह से पैटर्न पकड़ लेना और उस पैटर्न पे कविता लिखना, या इस तरह की रूढ़ी बन जाती है, इस तरह का फार्मूला बन जाता है। कुछ लोग तो, जैसे मौसम की बात सुशील भाई ने की, तो कुछ लोग, कुछ बच्चों के लिए लिखने वाले, हिंदी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैलेंडर के हिसाब से लिखते हैं कि बारिश आने वाली है, चलो बारिश पे कविता लिख के संपादक को भेज दो, सर्दी आने वाली है, सर्दी पे लिख के भेज दो। तो ऐसा लोग करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बाल साहित्य का जो दृश्य बन रहा है वो ये बन रहा है कि कूड़ा करकट जो है उसका ढेर लगता जा रहा है बाल साहित्य। और मजे की बात यह है कि वो सारा कूड़ा करकट छप भी जाता है, पुस्तकालय में खपा भी दिया जाता है, बेच भी दिया जाता है उसको। बात तो बाजार जो है उसको प्रमोट करने में लगा हुआ है अपने मुनाफे के लिए कि हाँ, बच्चे और बच्चों का साहित्य भी एक नया मार्केट, एक नया इलाका बन गया है, इसमें कुछ कर। कृष्ण कुमार ने अपने एक व्याख्यान में, मशहूर व्याख्यान है उनका, उदयपुर में दिया था बाल साहित्य में, उन्होंने कहा कि बाजार, बच्चों, किताबों का बाजार जो है उद्योगों में गिने तो भ्रष्टतम उद्योगों में से एक। तो इस तरह के हालात हैं। तो इस वजह से उस बाल साहित्य में जिसमें कुछ भी नहीं है, फार्मूला है, जीवन के कुछ रंग नहीं मिलते हैं, कोई कल्पनाशीलता नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई मजे की चीज़ नहीं है, बस कुछ खास मशीनी पैटर्न है, उस पर लिखा जा रहा है, तो उसमें बच्चे क्यों रस लेंगे, कैसे रस लेंगे? और वही लौट लौट के बार बार स्कूलों में भी आ जाता है। और अभी तो मतलब आप दिलचस्प बात ये देखिए कि गवर्नमेंट ने ये बना दिया कि आप केवल इन 2 या 3 प्रकाशकों की ही किताबें खरीदेंगे। तो अब आपको और लिमिट कर दी, तो आप कैसे किताबों का जो खुला संसार है, बाल साहित्य में जो कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं, उनको कैसे पहचानेंगे और कैसे उन तक अपनी पहुंच बनाएंगे? तो ये भी एक समस्या है। और एक बात देखिए कि जैसे पंचतंत्र की जब बात करते हैं तो फिर से कृष्ण कुमार ने, चूंकि ऐसे बहुत इक्के दुक्के लोग हैं जिन्होंने बहुत ही इत्मीनान से और ढंग से काम किया है, एक ऑथेंटिक काम है अध्ययन के साथ। तो उनके एक लेख में उन्होंने कहा कि पंचतंत्र पर बात करते हुए कि भाई, मतलब ये पंचतंत्र का मुहावरा ये था कि एक बनिया था, या एक ब्राह्मण था, या एक फला था, यानी जाति सबसे इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बनिया था जब हम कहते हैं तो हम ये तो कहते हैं कि जाति सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी कहते हैं कि सारे बनिए एक तरह के होते हैं, सारे ब्राह्मण एक तरह के होते हैं, सारे लकड़हार एक तरह के होते हैं। व्यक्ति नहीं पता चलता कि मैं फला व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं प्रभात की बात कर रहा हूँ या मैं सुशील की बात कर रहा हूँ, ये पता नहीं चलता। ऐसे ही यही बात है कि गर्मी, लगता है जैसे सबके लिए गर्मी एक तरह से आती है। कौन व्यक्ति है जिसके लिए ये कविता में ये पता नहीं चलेगा कि ये जो कविता है ये लिखने वाला कहाँ रहता है, क्या हिमाचल में रहता है और गर्मी से खुश है कि परेशान है, कि वो नॉर्थ ईस्ट के कहीं रहता है या कहीं कश्मीर में रहता है या कहीं गुजरात में रहता है, कहाँ रहता है वो व्यक्ति और क्या स्थिति में रहता है, तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस पर ही मैं एक जब अच्छी कविता बनती है तो मैं एक बारिश की छोटी सी कविता सुनाता हूँ। नवीन सागर की कविता है। नवीन सागर हिंदी में जो कुछ 4-5 लोग हैं जिन्होंने कमाल की कविता रची, उनमें एक नाम है। तो अब ये नदी चढ़ी है का मतलब है नदी में बाढ़ आई है, खूब नदी एकदम लबालब हो गई है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, देखिए, नदी चढ़ी है आना, नदी चढ़ी है आना, तुम भी आना, तुम भी आना, आना तुम भी आना। आए बादल घने उतर के उनसे हाथ छुआना, आए बादल घने उतर के उनसे हाथ छुआना, हवा गा रही तुम भी गाना, हवा गा रही तुम भी गाना, गाने में खो जाना। नदी किनारे गोद धरा की, धरा मतलब जमीन, नदी किनारे गोद धरा की हरा मखमली बाना, वहीं पेड़ पूरे पर छाया एक घोंसला, एक घोंसला सब चिड़ियों ने मेहमानों के लिए बनाया।
उसमें जा सो जाना। तो ये जो साहित्य में ये जो कमाल है कविता का, और कविता के सिलसिले में जैसे जब मैं इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, क्योंकि कविता, बच्चों की कविता खासतौर पर पूरी तुकबंदी पर आधारित हो गई है। यानी आपको लिखना है कि आज सुबह अच्छी है। अगर आपने ये पहली लाइन लिख ली तो आप तय करेंगे कि अब इसमें क्या लाइन मिलेगी, बच्ची है, कच्ची है, पच्ची है, मच्छी है, माता बच्ची है, माता बच्ची है, सच्ची है, वगैरह वगैरह ना। आज सुबह अच्छी है, देखने में बहुत ही सच्ची है ना, जैसे एक बच्ची है। तो ये जो अब इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है कि तुकबंदी मिलाने में गड़बड़ी ये हो रही है कि जो दूसरी पंक्ति का आखिरी शब्द है वो कंट्रोल कर रहा है पूरा, कि बाद की चीज कंट्रोल कर रही है। आज सुबह अच्छी है में हमें कंट्रोल क्या कर रहा है, बच्ची या बच्ची कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से हमें अगली लाइन मिलानी। तो स्वाभाविक रूप से कविता नहीं आती है। हालांकि ऐसी तमाम कविताएं हैं जो उस्तादों ने लिखी हैं जिनमें पता नहीं, मतलब आपको लगेगा कि ये तुकबंदी के अलावा कुछ और तरीका ही नहीं हो सकता था बात करने का, मतलब यही कहा ही जा सकता था। लेकिन हिंदी कविता में देखेंगे या दूसरी भारतीय कविताओं में भी देखेंगे कि तरह तरह की कविताएं लिखी गई, लेकिन बच्चों की कविता के साथ ये रहा कि सिर्फ तुकबंदी वाली कविता नहीं लिखी गई। तो उससे भी काफी ये नुकसान हुआ कि ये जो छरहरा संसार है पूरा बच्चों की कविता, बड़ों की कविता का, उस तरह की चीजें बच्चों की कविता में नहीं दिखाई दी। और इसलिए कोई पूछता है कि अच्छा कैसे पता करते हो कि ये कविता हुई थी और ये कविता नहीं हुई। तो एक साधारण रूप से मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई कविता को पूरी तरह से प्रोज में खोल पाता हूँ और लगता है मेरे को, मैंने कविता है और उसको गद्य में लिख दिया, प्रोज में लिख दिया, और लगता है कुछ भी लॉस नहीं हुआ, जीरो लॉस है, वैसे वही बात है आ गई है, तो मुझे लगता है फिर कविता नहीं हुई, क्योंकि उसका फॉर्म नहीं आया, मुझे लगता है जीरो है फिर वो। तो अब मैं फिर जब इसकी पड़ताल करता हूँ कि ये सच है क्या, तो मैं सबसे सरल कविता भी लेता हूँ और उसको प्रोज में खोल के देखता हूँ, मुझे लगता है नहीं, मिसिंग है कोई बात, ये बात आई नहीं उसमें। तो और क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? मुझे लगता है कि हमारी जो मुख्य धारा की परंपरा की जो कविताएं हैं उसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ के लोक में जाएं तो वहाँ आपको ज़्यादा गहरी, ज़्यादा सघन विषयों की विविधता वाला संसार मिलता है। छत्तीसगढ़ में बैगा लोग रहते हैं, तो वहाँ से मुझे एक कविता मिली, वो मैं आपको सुनाता हूँ, देखिए। और विस्मय भी साहित्य का एक गुण है कि हम क्या है कि ज़िंदगी जीते जीते इतना चीज़ों के अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी से विस्मय गायब हो जाता है। इस कविता को देख के मुझे लगा कि देखो कैसे विस्मय से चीज़ों को देखा गया है। बाजार इसका टाइटल है, बाजारे। डूमर तरी लगी है बाजारे, कारा नागिन लूरे। डूमर के पेड़ के नीचे बाजार लगा हुआ है। आदिवासियों का तो इतना ही छोटा सा बाजार है, पेड़ के नीचे दुकान लगी, वही बाजार। डूमर के पेड़ के नीचे बाजार लगा हुआ है, हाट लगी हुई है साप्ताहिक, और भी दुकानें हैं। तो वो उस युवती को काली नागिन की तरह लहराता हुआ दिख रहा है। अब ये जो काली नागिन की तरह लहराता हुआ बाजार का दिखना है, ये पूरे विश्व साहित्य में है। इतनी हम कविताएं पढ़ लें, मुझे तो कहीं ये बिंब नहीं मिला। तो ये जो अनोखापन बचा रहना कविता का, ये भी एक गुण है। विस्मय वो आप में जगा सके, वो भी कविता का एक गुण है। कहाँ हवे दाई, कहाँ हवे भाई, कहाँ हवे लोक परिवार, कारा नागिना लूरे। संगे में दाई, संगे में भाई, संगे में लोक परिवार, डूमर तरी लगी है बाजारे, कारा नागिना लूरे। इसी तरह की एक और बैगा कविता है मछली के बारे में। कुसुआरे मछली, ये मछली का नाम है। और मतलब आप ऑब्जर्वेशन देखिए एक आदिवासी का कि कितनी तरह की मछलियों के नाम वो जानते हैं। हम मछली का एक मछली नाम से ज़्यादा दूसरा नाम नहीं बता सकते, और उनकी कविता में देखिए कितने नाम मछलियों के आते हैं।
खाले घाट कुमानीला छेके, धीमारा जाल फेंके, कुसवारे मछली काहे बाज गए। कि जो झरना बह रहा है, जो ताल बहता हुआ नाला है, वहाँ पे मछली पकड़ने की खुमानी लगाई है, मछली पकड़ने का उपकरण लगाया है बांस का बना हुआ। खाले घाट को खुमानीला छेके, धीमारा जाल फेंके, और धीमर ने जाल फेंका है, मछुआरे ने जाल फेंका है। कुसवारे मछली काहे बाज गए, कि कुसवा मछली तुम कैसे फंस गई उस जाल में। खरहाड़ी मुकरदम सौंपो, चिड़गाला देवाना। खरहाड़ी मछली को उसका गार्ड का काम सौंपा था, चिड़गा मछली को दीवानी का काम सौंपा था, कोतरीला सौंप कोटवारी और कोतरीला को कोतवाल का काम सौंपा था। कुसवारे मछली काहे बाज गए, कि मतलब इतनी सुरक्षा में तू थी, इतनी तरह की मछलियों की सुरक्षा में थी, फिर भी तू कैसे फंस गई। तो मतलब ये जो विषय है, आपको पूरी हिंदी कविता की पूरी धारा देख लेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से एक अवधि कविता है, भैया रे भैया कहाँ रहे। एक बच्चे से ये पूछा, एक बच्चे से दूसरा पूछ रहा है कि भैया तुम कहाँ रहे, दिन भर क्या करते रहे। भैया रे भैया कहाँ रहे, तो वो जवाब दे रहा है, बेरे बबूल तरे खेलत रहे, कि बबूल के पेड़ के नीचे खेल रहा था। भैया रे भैया का करत रहे, बड़की गड़ैया में खेलत रहे, कि भैया तुम वहां क्या कर रहे थे, कि मैं छोटे तालाब में खेल रहा था। बड़की गड़ैया में खेलत रहेन, सगरवा में मछली बटोरत रहेन, लाली बजरिया में बेचत रहेन, अपन अम्मा को ढूंढत रहे। इतना में काम कर रहा था। बड़की गडरिया में मछली पकड़ा, फिर मछलियों को इकट्ठा किया, फिर लाली बाजार में बेचने गया, उसके बाद अम्मा कहीं दिखाई नहीं दी तो मैं अम्मा को ढूंढने लगा। तो ये जो दृश्य है क्यों नहीं हमारी कविताओं में आते हैं, और क्यों बने बनाए बनावटी और कृत्रिम दृश्य हमारी कविताओं में आते हैं, तो वो एक सवाल है। तो विविधता का मसला तो बहुत ज़्यादा है, और रस्मी तौर पर हम आमतौर पर हम कुछ एक विषय ही बच्चों के लिए मानते हैं। हमें लगता है कि नदी, झील, गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली, उससे आगे बच्चों के लिए चीज़ें नहीं हैं। जबकि आप देखेंगे कि बच्चे तो सब तरह की चीज़ों पर, बच्चों की रचनाओं के लिहाज से अगर आप देखें, खिड़की से अगर आप देखें, तो आपको वही सब दुनिया दिखेगी जो बड़ों के साहित्य में दिखती है। उतनी ही छरहरी, उतनी ही फैली हुई, निसंकोच कहने की निसंकोचता, विषयों का उनको पता ही नहीं होता है। उनको लगता है अच्छा ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं मेरे को ये लिखना चाहिए, और कल्पना तो है। तो वो जो टोटा है विषयों का, वो बच्चों की रचनाओं में नहीं दिखता है। हम लेकिन बच्चों के बारे में हमारी कुछ बहुत ही सीमित समझ है, और वो जो बचपन की अवधारणा है हमारे अंदर कि बचपन मतलब ये, और हम इतना इस्तेमाल करते हैं और कि बच्चे नहीं समझते। हम मतलब इतना भी हमें अंदाज नहीं रहता कि हम प्लूरल में बात करें, बच्चों की बात कर रहे हैं। हम एक बच्चे को नहीं समझते भी कहें तो हो सकता है कि बच्चे ये नहीं समझेंगे या बच्चे ये समझ जाएंगे। एक बच्चे के बारे में कहें तब भी मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है कि आप समझते होंगे, लेकिन आप कहते हैं बच्चे ये नहीं मान करेंगे। तो कौन से बच्चे? मतलब बच्चे तो तरह तरह के होते हैं, जैसे हम तरह तरह के हैं, हम तरह तरह से सोचते हैं, जिंदगी को देखते हैं, हमारे तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसे बच्चों की भी होते हैं। लेकिन ये मुहावरा बन गया है कि बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते। समझ को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हम ऐसी रचनाओं की तलाश में रहते हैं और अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि ये चीज़ समझ जाएंगे और ये चीज़ नहीं समझेंगे। यानी समझ कोई पॉइंट है कि अभी समझे और अभी नहीं समझे। लेकिन अगर हम 1 मिनट इस पर लगाएं समझने को लेकर, तो समझ तो एक सिलसिला है, एक बिंदु नहीं है। ये होता है कि एक जगह आप कोई चीज़ से इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों के एक्सपीरियंस से आप उस चीज़ को समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि एक आम का पेड़ है, तो कोई शिक्षक, कोई पेरेंट ये नहीं कहेगा कि ये वाक्य नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आम के पेड़ का क्या मतलब, आम के पेड़ को समझने का क्या मतलब है? तो अगर ज़रा हम इस पर गौर करें
तो आम का पेड़, तो पेड़ को समझना तो अपने आप में बहुत है। आप बिना धूप के पेड़ को नहीं समझ सकते, आप बिना मिट्टी को समझे पेड़ को नहीं समझ सकते। मतलब आप अगर देखेंगे तो इतना बड़ा सिलसिला है पेड़ को समझने का। तो शुरुआत तो कर सकते हैं, और जो हम पत्रिकाओं में भी हम ध्यान रखते हैं, हम ये नहीं बिल्कुल ध्यान रखते कि ये सब का सब समझ जाएंगे। और पता नहीं कोई व्यक्ति किस रचना से, कोई बच्चा किस रचना से क्या चीज समझेगा, ये आप कैसे पता चलेगा आपको। तो हम यही देखते हैं कि कोई रचना में क्या प्रवेश की कोई जगह है। अगर हमें लगता है कि हाँ बच्चा इसमें थोड़ा भी प्रवेश कर रहा है, तो हमें लगता है बाकी वो निपट लेगा उससे। और वैसे भी अगर हम देखें तो दुनिया में हम कितनी चीजें समझते हैं, लेकिन हम इसके लिए तो नहीं करते कि जो चीज समझते हैं उन्हीं से हम बर्ताव करें या उन्हीं से हम मिले जुले। ऐसा नहीं होता। हम लोगों से मिलते हैं और फिर समझते हैं, चीजों से टकराते हैं और फिर समझते हैं। लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए हम कविताएं हमने कुछ पढ़ ली, कहानी की भी बात करते हैं, फिर वापस कविताओं पे आएंगे। तो जो समझ की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें एक कहानी मुझे ध्यान आती है प्रेमचंद की, आप सबकी जानी पहचानी कहानी है ईदगाह। ईदगाह में एक छोटा बच्चा है, 5-6 साल का, 6 साल का बच्चा है हामिद। और वो हामिद जो है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ फिर उस पर बात करेंगे, कि मेले में जाता है और दादी अमीना ने उसे 3 पैसे दिए होते हैं, दोस्तों के साथ जाता है मेले में, और छोटे बच्चे के आकर्षण, खेल खिलौने, मिठाइयाँ, ये सब होती है। और उसके तमाम दोस्त, दूसरे जो दोस्त हैं, वो मेले में जाते ही मिठाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, खिलौने खरीदना शुरू कर देते हैं, और वो चीज़ें खरीद लेते हैं। हामिद के पास 3 ही पैसे हैं, उसे वो बचा कर रखता है, और वो ना तो मिठाई खाता ना खिलौने खरीदता। और वो मेले में देखता है कि एक लोहे की दुकान है, और उस दुकान पर तवे वगैरह के साथ चिमटे भी लटके हुए हैं। तो जैसे ही वो चिमटा देखता है, उसे अपनी दादी की चूल्हे में जलने वाली रोज़ रोज़ उंगलियों की पोरें याद आती है कि मेरी दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय चूल्हे में जल जाती है। अगर दादी के पास चिमटा हो तो उसकी उंगलियां रोजाना जलेंगी नहीं। और वही तय करता है कि मैं चिमटा खरीदूं। छोटा बच्चा है, बोल भाव करना नहीं जानता, फिर भी जाके वो करता है और वो चिमटा ले लेता है और वापस आ जाता है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे बेवकूफ़ तूने क्या ये चिमटा खरीदा, तो कुछ खाता पीता, कुछ खिलौने खरीदता। तो वो बोला कि नहीं, मेरा चिमटा तुम्हारे किसी खिलौने से कमज़ोर नहीं है, देखो मैं इसे बंदूक की तरह टांग सकता हूँ, इससे घर में खेला भी जा सकता है और इससे दादी रोटी भी। तो मतलब पूरी कहानी में क्या हो रहा है कि एक बच्चे का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, चरित्र डेवलप हो रहा है, और वो है ऐसा चरित्र बन गया है हामिद प्रेमचंद की कहानी से निकला हुआ कि एक अमर पात्र के रूप में आज भी हम उसे याद करते हैं, और वैसा दूसरा चरित्र कम हमको देखने को मिलता है। तो वो एक निर्णय लेते हैं, मतलब डेवलप कैसे होता है कि अपना निर्णय लेना और उस निर्णय पर टिके रहना, और निर्णय पर टिके रहने के लिए तार्किक रूप से बहस करना और अपने आप को दृढ़ बनाए रखना, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और जब वो घर पहुंचता है और दादी को जब जाके वो चिमटा देता है, तो दादी के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तूने 3 पैसे का कुछ खाया पिया नहीं और ये मेरे लिए चिमटा ले आया। तो ये कहानी, इस कहानी में कहीं भी प्रेमचंद आपको कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं कि छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा था। लेकिन कहानी पढ़ने के बाद में अंत में आप हामिद के पक्ष में खड़े रहते हैं और आपको लगता है कि हामिद हमारा हीरो है, वो उसके वैल्यूज की वजह से, मानवीय जीवन मूल्यों की वजह से। तो किसी कहानी को कैसे उसकी जीवन के मार्मिक प्रसंग जो है उसको बनाते हैं, कैसे उसको रच पाना, उसको बनाते हैं। तो सुशील भाई ने इस पे और भी, आपने इस पे काफ़ी कुछ हमें इस कहानी पे लिखा है, तो आप और कुछ इस पे साझा करेंगे? इसमें मेरे को बड़ी दिलचस्प चीज़ें ये लगती हैं कि जैसे हामिद, जब एक तो प्रेमचंद जब उस सुबह का वर्णन करते हैं वो बहुत ही कमाल है कि आज की सुबह एकदम अलग है। जिस दिन ईद है, वो जो सुबह है, आज की हवाएं अलग हैं,
और पूरा पैरा इतना कमाल है। अगर वो ये सोचते कि बच्चों को, छोटे बच्चों को बताना है तो शायद ये सब ना लिखते। और बीच बीच में ऐसी कमाल की चीज़ें हैं जो अक्सर टेक्स्ट बुक से काट दी जाती हैं, ये सोचकर कि ये नहीं बच्चों को समझ आएगी। जैसे एक लाइन है कि जो अमीना ने बहुत मुश्किल से किसी तरह सिलाई वलाई करके और जो 3-4 पैसे बचाए हैं, तो प्रेमचंद लिखते हैं कि अमीना ने ये पैसे ईमान की तरह बचाए थे। अब सोचिए, ये मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम बड़े लोग ये नहीं मानेंगे कि बच्चे इसको समझ सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद जैसा बड़ा कथाकार जानता है कि मतलब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहीं खुद को रोका नहीं भाषा के इस्तेमाल से, या अपनी बात जो उनके मन में आई। फिर आप देखिए, जो दूसरी कैची चलती है टेक्स्ट बुक्स में, जब ये कहानी आती है तो दूसरी कैची चलती है जब हामिद अपने दोस्त इकबाल, कासिम वगैरह के साथ ईदगाह जा रहा होता है, तो रास्ते में देखते हैं कि बड़ी बड़ी कोठियाँ आ रही। तो हामिद से कोई दोस्त पूछता है कि यार इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ कैसे बनती हैं? तो हामिद कहता है इन लोगों के पास रात में जिन्नात आते हैं, जिन्न आते हैं, वो ये बना के जाते हैं। तो ये जो कि एक तरफ बड़ी कोठियाँ हैं, एक तरफ इतने गरीब लोग हैं, और उनके मन में ये सवाल आ रहा है, बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये है। ये भी टेक्स्ट बुक्स वाले लोग मानते हैं कि ये उसमें नहीं है। और मेरे को ये कहानी, मैं सोचता हूँ कि इस कहानी में मेरा आना ही आना था, क्योंकि एक हामिद इतना गरीब है, इतना अभाव में है, तो उसको सबसे अच्छे से तो किसी मेले में ही दिखाए जा सकते हैं कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, कि दुनिया में खिलौने हैं लेकिन हामिद के लिए नहीं है, कि दुनिया में मिठाइयाँ हैं लेकिन हामिद के लिए नहीं है, कि दुनिया में मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन हामिद के लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी हामिद मतलब एक इतना गरीब आदमी है जिसके की दादी इतना मुश्किल से 3 पैसे ही जुटा पाती हैं किसी तरह से। तो इतना अगर कोई व्यक्ति गरीब होगा तो उसको सबसे पहले उसको खिलौना याद नहीं आएगा, सब चीज़ों में सबसे पहले रोटी ही याद आएगी। और मुझे लगता है कि रोटी याद आती है तो चिमटा ही याद आएगा, मतलब उसके लिए वो चिमटा भूल नहीं सकता वो व्यक्ति जो है। तो मेरे को लगता है कि प्रेमचंद मतलब इस कहानी में मेरे को एक मेटाफर की तरह आता है कि चिमटा की आग में खेल कर एक वर्ग है जो आग में से अपनी रोटी खींचता है, और उसके लिए सबसे पहले वो चिमटा ही उसके लिए ज़रूरी है। और कई बार मेरे को लगता है, बहुत मध्यवर्गीय तरीके से ना भी सोचूं तो भी लगता है कि मेरे को लगता है कि अमीना इतनी देखिए हामिद के माँ बाप नहीं है, सिर्फ अमीना है उनके अंदर, और जो कोशिश कर रही है कि वो उसको वो सब चीज़ें मतलब वो एक उसके बचपन को बचाए रखे, उसको सब चीज़ें मिल सकें, वो उसको ऐसा ना लगे कि अब मेरे को ये नहीं है, कासिम के पास ये है, इकबाल के पास ये है और मेरे को नहीं है। तो मेरे को कई बार लगता है, मैं दो में फंस जाता हूँ कि क्या अमीना इस बात से अमीना के आंसू आए कि वो हामिद उस पूरे भरे बाजार में भी उसने अमीना की याद रही। क्या थोड़े आंसू इस बात के भी थे कि उसको ये लगता था कि मतलब ये बड़ा कैसे हो गया, मतलब उम्र से पहले ये बड़ों की तरह कैसे बात कर रहा है, कैसे ये सोच रहा है कि जब उससे कोई पूछ रहा है कि तुमने मिठाई क्यों नहीं खरीदी, तो वो बोलता है कि इससे दांतों में कीड़े लग जाते मिठाई नहीं। तो ये बड़ों की तरह सोच रहा है। तो हो सकता है कि थोड़े आंसू मुझे लगता है कि उस बात के हों कि एक मतलब उसका बचपन उस तरह का बचपन नहीं रहा जैसा कि उसको होना चाहिए था। आपने बहुत ही मार्मिक इसकी व्याख्या की है, तो इस पर और तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक इससे एक सिरा ये मिलता है हामिद की इस कहानी से, ईदगाह से, कि इस पर गुलजार ने फिल्म भी बनाई है। और आप ये देखिए कि फिल्म जो है वो ऐसा माध्यम है जिसमें संगीत है, जिसमें दृश्य है, जिसमें पटकथा है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कभी भी वो गुलजार का जो सीरियल है वो उतना, वो इस पे जो फिल्म है वो उतनी अच्छी नहीं लगी जितना कि इस कहानी को पढ़ते हुए मैं रोमांचित होता हूँ, उतना उससे नहीं होता। तो मतलब तो ये बताता है कि मतलब साहित्य की जो है वो अपनी जगह हमेशा बनी रहेगी। हो सकता है कि बेहतर फिल्म भी बन जाती है, बहुत सारी रचनाओं पे उस रचना से बेहतर फिल्म बन जाती है, लेकिन ऐसी कई रचनाएं हैं जिन पे फिल्म बनी लेकिन फिल्म फीकी है उस रचना के आगे। जैसे श्याम बेनेगल इतने बड़े निर्देशक हैं,
और उन्होंने चरणदास चोर, फितरती चोर, जो विजय ध्यान देखा कि पुनर्लिखित लोक कथा है, उस पर फिल्म बनाई। मुझे हमेशा ही विजय दान देखा कि वो कहानी बहुत अद्भुत लगती है और उसमें जो दृश्य उभरते हैं, उसमें जो विजुअल सामने आता है वो कमाल के लगते हैं। फिल्म उतना नहीं लगती। तो मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी कलाएं जो है साहित्य को बिल्कुल रिप्लेस कर देंगी, और वैसी कोई मतलब बात नहीं लगती। साहित्य तो मेरे को अक्सर याद है, और ये चूंकि प्रभात ने बात की तो मुझे एक कविता याद आई जो हम लोग इलस्ट्रेटर्स की एक एकेडमी भी चलाते हैं रियाज नाम से। तो कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि उस मीडियम को समझें कि वो मीडियम की क्या, वो मीडियम कहाँ पर अपनी पूरी ऊंचाई पर और कहाँ वो असमर्थ है कि यहाँ नहीं आऊँगा। तो उसमें एक कविता है निरंकार देव सेवक की कि कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। और ये कविता जब मैं सुना रहा हूँ तो आप इस बात को याद रख के सुनिएगा कि एनसीईआरटी में बहुत सारे एक बड़ी कमेटी, और उसमें कृष्ण कुमार जी भी थे, अपूर्वानंद जैसे लोग थे, बड़े विद्वान लोग थे, और सब ने उसको पहली और दूसरी और तीसरी के लिए बनने वाले संकलन में रखा था। और ये मुझे अच्छा लगता है कि रखा था, क्योंकि बच्चों पर भरोसा किया था। तो ये कविता है, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। सुबह दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं था कुछ भी। तो अब आप देखिए कि एक लेवल पर ये बच्चों को एक अर्थ में खुलेगी, लेकिन शायद वो थोड़े और, या कुछ बच्चे जानते ही होंगे निश्चित ही, जिनके घर में जो मजदूरों के बच्चे हैं वो तो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। और अब तो भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस समय की वजह से जानने लग जाएगा कि काम न होने से किस तरह का आराम होता है। मतलब काम न होने से उसको आराम नहीं होता कुछ भी। तो और अब ये कविता देखिए कि कहाँ से ये बुढ़िया कहाँ रहती थी, कहीं रहती थी, कहीं एक बुढ़िया थी। नाम क्या था उसका, जिसका नाम नहीं था कुछ भी, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। और अब देखिए आमतौर पर जो कलाएं हैं वो टाइम और स्पेस में डील करती हैं। कुछ कलाएं टाइम में चलती खुलती हैं, जैसे थिएटर टाइम में खुलता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। म्यूजिक टाइम में खुलता है, एक के बाद एक के बाद। चित्रकला में आप एक साथ पूरा देख सकते हैं, मतलब वो स्पेस में खुलती है। पूरा चित्र आपके सामने है, उसी मोमेंट, जिस मोमेंट आप देख रहे हैं वो सामने रहता है। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें ना टाइम है ना स्पेस है। कौन से टाइम की बात है? दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं था कुछ भी, कोई टाइम नहीं था, कोई स्पेस नहीं था। तो जब नहीं की बात आ रही है तो आप चित्र कैसे बनाएंगे? मान लो मेरे घर के सामने एक हाथी नहीं था, हम इसका क्या चित्र बनाएंगे? तो यहाँ शब्द कमाल करते हैं, यहाँ शब्द बताते हैं कि यहाँ मैं हूँ। या एक कथाकार हैं, आप शायद जानते हैं, प्रियम, तो एक दफा वो बोल रहे थे कि मीर के सिनेमा और साहित्य का सेशन था, और उसमें उन्होंने कहा कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो कह रहे थे अब सिनेमा वाले ये की सी है शो करके दिखाएं। गुलाब सी है तो बता, गुलाब है तब तो बता सकते हैं कि गुलाब की तरह है, लेकिन गुलाब की सी है, ये सिर्फ आप यहाँ शब्द जो है वो अपने मीडियम पर बहुत सीना चढ़ा कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ हम ही हैं। कोई सिनेमा नहीं बता सकता, कोई चित्र नहीं बता सकता, क्योंकि चित्र भी गुलाब बता सकता है, लेकिन गुलाब सी है ये नहीं बता सकता। तो ये मीडियम की बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो कि इस शब्द में, और फिर ये जो खूबसूरती है मीडियम की, हमें ये देखना चाहिए बच्चों की रचनाओं में कि क्या हम ये खूबसूरती उसमें बना रहे हैं, क्या जो शब्द का जो मीडियम है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या, वो एक मसला। एक और चीज़, 5 मिनट का वक्त है तो अच्छा, एक और चीज़, एक कहानी है छोटी सी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बूढ़ा और मौत। एक बूढ़ा आदमी था, वो
पहाड़ में उसने जाकर लकड़ियाँ काटी और लकड़ियों का गट्ठर बांध करके धीरे धीरे चलते हुए घाटी उतर रहा था और वो बहुत थक गया, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। तो उसने एक पेड़ रास्ते में आया, उस पेड़ की छांव में गट्ठर उतार के रख दिया और बैठ गया और कहने लगा कि अब तो मौत आ जाए। और मौत आ गई। उसने कहा, बोलो बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो बूढ़े ने कहा कि आप इस गट्ठर को उठा के ले चलो। तो अब ये कहानी है कि अब इस कहानी को आप बच्चों के लिए कहोगे कि बड़ों के लिए कहोगे, ये एक सवाल है। क्योंकि हम साहित्य को ऐसे बांट देते हैं कि ये तो बच्चों का साहित्य है और ये बड़ा साहित्य। क्या इसको केवल बच्चों की कहानी क्योंकि ये छोटी है, लेकिन इसमें कितनी दार्शनिकता छुपी हुई है कि कैसे मतलब मृत्यु जैसी एक चीज और कैसे जब वो सामने आ जाती है तो आप कितना ही मृत्यु चाहें कि मौत आ जाए, लेकिन आपकी जो जिजीविषा है, जो जीवनी शक्ति है, वो आकांक्षा आपकी कभी खत्म नहीं होती। तो एक लेवल पे यही कहानी बच्चों को अलग तरह का आस्वाद दे सकती है और यही कहानी एक दार्शनिक स्तर पर भी जा सकती है। तो साहित्य में इस तरह की रेंज होती है और सबसे अच्छा साहित्य वो है जिसको पढ़ करके बच्चे और बड़े सब मजा ले सकते। तो 5 मिनट अगर एक दो सवाल का था। अच्छा है, ओ अच्छा। तो मुझे लग रहा है एक और चीज़ सुनाना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें लाए थे और लालच में और हमने आपको खराब चीज़ें तो सुनाई नहीं, हम वो भी लाए। जैसे एक बच्चों की, क्योंकि सब बड़ों की कविताएं सुनाई जा रही हैं, तो एक मैं बच्चों की कविता सुनाता हूँ और चूँकि एक मैं सुनाऊंगा तो एक प्रभात जी भी सुनाएंगे, तो एक उनको भी मैं बच्चों की ही कविता दे देता हूँ। तो एक है चंडीगढ़ में बम नहीं गिरेगा। ये 8 साल की बच्ची ने कारगिल के समय ये कविता लिखी, चंडीगढ़ की रहने वाली। चंडीगढ़ में बम नहीं गिरेगा। ये बात बहुत लग सकती है कि हम ऐसे मसलों पर बात कर रहे हैं जिनसे हम आजकल दो चार हो रहे हैं। तो मैं अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मेरा उनसे सवाल होगा, तो फिर किन पर बात करें? और फिर हमारे बच्चे इसी दुनिया में रह रहे हैं, तो बच्चों को भी उन्हीं मसलों को समझना चाहिए। तो मैं सुनाता हूँ। चंडीगढ़ में बम नहीं गिरेगा, जंग तो कारगिल में चल रही है ना। अगर चंडीगढ़ में भी गिरे तो सैनिक अड्डों पर ही गिरेगा। वो तो चंडी मंदिर और सेक्टर 9 में है, मैं जिंदा रहूंगी। वैसे चंडीगढ़ पाकिस्तान में होता तो क्या हो जाता? लोगों का सुखी रहना जरूरी है, मैं मरना नहीं चाहता। दुनिया के उन इलाकों में जहां जंग नहीं है, बच्चे बड़े होंगे, मेरे यहां बम गिरेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, यही सुना दे। एक और बच्चों की कविता चकमक में जो छपी थी, खत्म। ये शामली नाम की 12 साल की बच्चे की लिखी हुई कविता है। तो छोटे बच्चे भी कितनी सुंदर कविताएं लिख सकते हैं अगर उनके साथ काम हो तो। कई बार काम नहीं होता तब भी बच्चे बहुत मज़े से, जैसा हमारे एक दोस्त है प्रमोद, उनकी बेटी है कोई 10-12 साल की, बहुत सुंदर कविताएं लिखती है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बच्चे भी इतना उत्कृष्ट लेखन करने लगे। सूरज ढल गया, बच्चे थक गए, सब अलविदा करते हैं और घर चले जाते हैं। लंबा दिन रहा है, बहुत कुछ हुआ है, खेल खेले गए हैं, जीते गए हैं, कहानियाँ पढ़ी गई हैं, सुनाई गई हैं, लेकिन अब दिन खत्म, उजाला खत्म। इस दिन की कोई याद नहीं रखेगा। यह मामूली दिन था, पर मैंने इस दिन को लिख दिया है। अपनी इस छोटी सी कविता में मैंने इस दिन की याद बना दी। एक और दो और छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, फिर हमारा समय समाप्त। छोटी छोटी दो कविताएं जिनके जरिए कुछ बात करनी है। असल में
बहुत सारी हमने बताया, उदाहरण दे ही नहीं पाया कि कैसे कविताओं में ध्वनियों से खेला जाता है, कैसे ड्रामा कविताओं में होता है। तो एक बिल्कुल निरर्थक कविता भी कैसे मतलब एक कविता बन सकती है और आपको आनंदित कर सकती है, इसका एक उदाहरण है हेमंत देवलेकर की कविता है टुइयाँ गुइयाँ। आप सुनिए। टुइयाँ गुइयाँ डेम्पुला की चुइयाँ, बेंगी पुंगी चिक्कुल भाकी नकथुन थाकी भुइयाँ, अवधुन वेला ठुन ठुन केला बीन भनक्कम छुइयाँ, गंजुन चिम्बू छुन छुन लिंबू झलझल टोला दुइयाँ, टुइयाँ गुइयाँ किंचुल गोला मुइयाँ। तो अब ये निरर्थक शब्दों से बनाई गई एक कविता है, लेकिन आप बच्चों के बीच में इसको पढ़ें और उनसे गाने को बोले तो वो बहुत इसमें मज़ा ले सकते हैं। एक और कविता, ये कविता है और आप ये देखिए कि इस देश में ऐसी कविताएं भी लिखी जाती थी बच्चों के लिए। नेहरू चाचा गिर पड़े। नेहरू चाचा गिर पड़े, एक रोज वे दिन ढले घोड़े पर चढ़कर चले, हंटर को फटकारते कोड़े कसकर मारते, देख रहे बच्चे खड़े नेहरू चाचा गिर पड़े। घोड़ा भागा तेज जब बचकर भागे लोग सब, छूटा हाथ लगाम से नीचे गिरे धड़ाम से, ठेले वाले से लड़े नेहरू चाचा गिर पड़े। तो अब देश के प्रधानमंत्री पे लिखी हुई कविता कैसे स्वीकार की जा सकती थी हमारे देश में, ऐसी जिसमें वो घोड़े से गिर पड़े हों, जिन्होंने कोई मगरमच्छ न पकड़ा हो, घोड़े से गिर पड़े हों और उस पर उनका मजाक मतलब खिसियाते हुए वो जा भी रहे हैं। तो लेकिन आज हमारे जब पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती है बच्चों के लिए, कविताओं के चयन या कहानियों के चयन किए जाते हैं, तो ये मुद्दे संवेदनशील हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो प्रधानमंत्री का नाम है, या इसमें तो जिन्ना टोपी है, या इसमें तो कुछ और धार्मिक एलिमेंट है, या इसमें तो तम्बाकू शब्द आ गया, इसलिए ये कहानी नहीं। प्रस्तुति की जाती है तो क्या कौन सी चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है ताकि उसमें लॉस कम से कम हो? नहीं मतलब प्रभात भी थोड़ा हिस्सा इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे मैं चित्र के उदाहरण से बताऊँ तो जैसे मान लो हम कोई कहानी किसी इलस्ट्रेटर को देते हैं, तो मान लो कोई जैसे नदी चढ़ी है आना में, जो सबसे हाइट का जो शब्द हो, जो चीज़ होगी, या कहानी में जहाँ लेखक सबसे ऊंचाई पर चला गया, शब्दों ने सबसे ऊंचाई प्राप्त कर ली, ऐसी अगर चीज़ होती है तो वो जैसे एज ए रीडर जैसे मेरे को वो मोहित कर लेती है, ऐसे ही चित्रकार को मोहित कर लेती है। और मैं देखता हूँ कि जो शब्दों ने जहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई की है उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है, जबकि मतलब वो चीज़ तो मुझे लगता है एक उसको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वहाँ अब चलेगा नहीं मेरा काम। अब यही लाइन पर अगर आ जाए कि ईमान की तरह पैसे बचा के रखे थे, इसको कैसे फिल्माएंगे आप? मतलब मुझे मतलब इसको तो बोला ही जा सकता है। और जैसे जब हम देखते हैं कि हामिद की जो स्थिति थी वहाँ, तो जो गुलजार साहब ने जो फिल्म बनाई है, मुझे तो थोड़ा शक हो रहा है, पता नहीं उन्होंने कैसे, मतलब वो इतने अच्छे फिल्म का है इसलिए कई बार लगता नहीं है, हम 2 बार पलट के फिर से टाइटल में देखते कि उन्हीं ने बनाई है क्या। तो उसमें जैसे जो उनका घर है या जो पूरा पोशाक है या सफ़ेद छत कपड़े पहने हैं हामिद, ऐसा हुआ नहीं होगा, मतलब यकीन नहीं होगा। मतलब जो अमीना ने किसी तरह से पैसे जोड़ के जो ड्रेस भी सिलवाई है ना, वो वैसी होगी कि 1 पैसे वाली ड्रेस होगी, वो वैसी नहीं होगी। मेरे को एक जगह आना ही पड़ेगा कि अब मैं इसको फिक्स कर लूँ इस अर्थ को, और यही अर्थ है, इसको ही मेरे को दूसरी भाषा में ले जाना है या दूसरे मीडियम में ले जाना है। तो ये मुझे लगता है कि उसकी दिक्कत है। लेकिन और नहीं, आपने ज़्यादातर बातें कहती, मुझे भी यही लगता है कि किसी भी कविता हो या कहानी हो तो उसकी अंतर वस्तु जो है और उसकी हाइट जो है वो साहित्य में जितना चली गई है, क्या दूसरा मीडियम उसको उससे आगे ले जा रहा है। कई बार सफल भी होते हैं, बहुत अच्छी भी बन जाती है फिल्में या नाटक, और कई बार ये कमज़ोर भी रह जाता है।
आपने जो कहा था कि जो आपकी नज़रिए से जो भी कोई एक रचना आपको लगती है कि ये ठीक नहीं है, तो उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी कोई सुना दीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। अच्छा, बहुत है, मतलब ऐसे तो भरा ही पड़ा है, मतलब ये तो चुन के लाए हैं इसलिए ये कविताएं हमें मिल गई। लेकिन ऐसे शब्द हैं इसमें जिनको जैसे बच्चे के इंजेक्शन लगाया जा रहा हो, सेवा देंगी लेसर किरणें, यातायात, संचार, चिकित्सा, अहिंसा, अग्रदूत बन, रोकेगा भारत हिंसा। मतलब क्या करें इसका? तो ऐसी कविताएं भी है और भरमार है इस तरह की कविता।